हेलो। तो आज हम लोग क्रिमिनल अपील का एक जजमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, सज़ा हो चुकी है ट्रायल कोर्ट से। जो सज़ा हुई है वो धारा 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हुई है और 15,000 रुपये का फ़ाइन हुआ है, प्लस 25 ऑफ आर्म्स एक्ट में 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई है, प्लस 2,000 रुपये का फ़ाइन हुआ है। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ 15,000 का फ़ाइन है, अगर 15,000 फ़ाइन नहीं देते तो 6 महीने की एडिशनल पनिशमेंट हो जाएगी। एंड 25 ऑफ आर्म्स एक्ट में 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ जो 2,000 का फाइन है, नहीं देने पे 1 महीने एडिशनल पनिशमेंट हो जाएगी। ये जो दोनों सजाएं हुई हैं ये कंकरेंटली चलेंगी, एक साथ चलेंगी। मतलब बड़ी वाली सज़ा ख़त्म होगी तो छोटी वाली उसमें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। कहानी इस प्रकार है कि रानी अपने बेटे बेदी, अपनी सगी बहन के बेटे विनोद और अपनी चचेरी बहन के बेटे धर्मेंद्र के साथ एक चारपाई पे बैठी होती है। रात का समय होता है, लगभग 12 बजे का, और लाइट वाइट जलती रहती है क्योंकि रामलीला उस टाइम पे होता रहता है उस जगह पे। रामलीला का टाइम रहता है, उस दिन भरत मिलाप का दिन होता है, तो लाइट वाइट जलती रहती है। कि तभी अचानक से ये लोग चारपाई पे बैठे रहते हैं, अचानक से 4 लोग, दिलीप, नीलू, राकेश और किशन, ये 4 लोग अचानक से आते हैं। दिलीप के हाथ में 315 बोर देसी कट्टा, किशन के हाथ में 12 बोर देसी कट्टा और नीलू के हाथ में 315 बोर देसी कट्टा और राकेश के हाथ में 12 बोर देसी कट्टा होता है। ये लोग अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें से एक गोली जो है वो ये जो रानी है इसके बेटे को लग जाती है। और उसके बाद ये जो चारों होते हैं, दिलीप, किशन, नीलू, राकेश, ये लोग मौके से भाग जाते हैं। भीड़ आती है, लोग आते हैं आवाज़ सुन करके, और पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, मौके पर एफआईआर रजिस्टर होती है और वहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन वगैरह सारा सब कुछ होता है। तो वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है एफआईआर रजिस्टर करने के बाद, वहाँ से जो गार्बेज वगैरह है, खून वून जो लगा है, वो सब की रिकवरी होती है। जो पिस्टल फायर किया था, बुलेट वगैरह, 2 एम्प्टी कार्टेजेस रिकवर होते हैं। और जिस चारपाई पे ये लोग बैठे हुए थे वो भी खून से लथपथ हो जाता है, तो वो उसको भी रिकवर किया जाता है। वहाँ से उसकी रिकवरी होती है, कस्टडी में लिया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, ये सभी सब कुछ रिकवर हो जाते हैं। पंचायतनामा होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें जो कॉज ऑफ डेथ होती है वो आती है शॉक एंड हेमरेज। शॉक एंड हेमरेज ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एंटीमॉर्टम इंजरी, की इन सभी एंटीमॉर्टम इंजरी की वजह से उसकी डेथ हुई है। एंटीमॉर्टम इंजरी मीन्स कि मृत्यु के पूर्व जो चोटें आई हैं वो। तो जब उसकी डेथ होती है तो वो आते हैं, बंदूक से मारते हैं, उसको चोट लगती है, फिर उसके बाद उसकी डेथ होती है। तो चोट लगने से कौन सी चोटें उसको आई हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, उसको बोलते हैं एंटीमॉर्टम इंजरी, मृत्यु पूर्व चोटें। तो कौन सी चोटें उसको आई हैं, तो एक चोटें होती है फायर आर्म इंजरी एंट्री एंड एग्जिट, की जो बंदूक से मारने पे चोट आती है वो। और दूसरी चोट होती है एब्रेजन। एब्रेजन वो होती है जो भीतरी चोट होती है, जैसे किसी ने मुक्का उक्का मारा, गिर गए, तो इस वजह से जो चोटें आती हैं ये। तो इन चोटों की वजह से उसको शॉक एंड हेमरेज होता है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है। और उसके बॉडी पे स्कॉर्चिंग एंड ब्लैकनिंग प्रेजेंट होता है। स्कॉर्चिंग एंड ब्लैकनिंग वो होता है, स्कॉर्चिंग उसको बोलते हैं कि अगर किसी को बंदूक से मारेंगे तो जो हॉट गैसेस निकलती है उससे, उसकी वजह से जो शरीर पे निशान पड़ता है उसको बोलते हैं स्कॉर्चिंग। एंड ब्लैकनिंग होता है जो बंदूक से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से जो निशान पड़ते हैं उसको बोलते हैं ब्लैकनिंग। तो उसके शरीर पे स्कॉर्चिंग एंड ब्लैकनिंग के भी निशान होते हैं।
जिसका मतलब ये होता है कि गोली पास से चली है। और मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसमें ये पता चलता है कि गोली 6 to 9 इंचेस से चली है, मतलब 6 से 9 इंच की दूरी से गोली चली है। इसको बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज। कि गोली अगर बहुत पास से चली है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज। पॉइंट ब्लैंक रेंज वो रेंज होती है जिससे गोली जो है कर्व नहीं होती है। जैसे गोली किसी को मारेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गोली ऐसे कर्व हो जाती है। तो जैसे अगर किसी को मत्थे में निशान लगाएंगे दूर से, तो मत्थे पे न लग के उसको यहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, जैसे भी लगेगा, थोड़ी कर्व होने से नीचे हो जाती है। तो इसीलिए अगर किसी का निशाना लगाना है मत्थे पे तो गोली को ऐसे थोड़ा सा पॉइंट ऊपर करके मारा जाता है, जिससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो कर्व हो तो उस निशाने पे लगे। लेकिन पॉइंट ब्लैंक रेंज वो रेंज होती है जिसमें जो गोली है वो कर्व नहीं होती है, मतलब इतनी दूरी से जितने सटीक निशाने पे सीधा जहाँ पे पॉइंट किया है वहीं पे गोली लगेगी। तो गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई है, जिसकी वजह से उसको स्कॉर्चिंग एंड ब्लैकनिंग भी उसके शरीर पे आता है, उसके निशान बन जाते हैं। तो ये सभी रिकवरी वगैरह हो जाती है। तो उसके पास जो गार्बेज वगैरह है, जिस चारपाई पे बैठे हुए थे, एम्प्टी कार्टेज वगैरह हो जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ये सभी चारों अरेस्ट हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। इनके पास से जो नीलू होता है उसके पास से 315 बोर का कट्टा, देसी कट्टा, और एक एम्प्टी कार्टेज। राकेश के पास से 12 बोर का देसी कट्टा और एक कार्टेज। और दिलीप के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और एक एम्प्टी कार्टेज। और किशन कुमार के पास से 12 बोर का देसी कट्टा और एक कार्टेज रिकवर होती है। ये सब होती है। तो अभी तक जो एफआईआर हुई थी, वो जो उसकी डेथ हुई और वो सब हुआ, उससे रिलेटेड एफआईआर होती है। लेकिन इन लोगों के पास से जब ये सब रिकवर होता है, कट्टा और वो कार्टेज वगैरह, तो इसकी सेपरेट एफआईआर, अलग अलग एफआईआर इन चारों के खिलाफ होती है। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, चार्जशीट मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है। मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं। ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल में फिर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद उसको पूछा जाता है कि क्या तुम ये मानते हो कि तुमने ये अपराध कमिट किया है। वो डिनाई कर देते हैं। ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल में पूरे 14 गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं प्रोसिक्यूशन की साइड से। जो 14 गवाह होते हैं उसमें 1 से लेकर के 7 तक तो प्रोसिक्यूशन की साइड से जो गवाह होते हैं वो हैं, डॉक्टर हैं, और वो सभी इस तरह के गवाह हैं। 8 से लेकर के 14 तक वो सभी पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया। अब ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान जो दिलीप है और किशन, इनकी डेथ हो जाती है। तो ट्रायल फिर नीलू और राकेश के अगेंस्ट में चलता है, क्योंकि 2 की डेथ हो गई तो ट्रायल 2 के खिलाफ चलता है। अब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल जो विनोद है, जो उसकी सगी बहन का बेटा है, इन्फॉर्मेंट की जो रानी है, उसकी सगी बहन का जो बेटा विनोद है, जो चारपाई पे बैठा हुआ था साथ में, ये 4 लोग बैठे हुए थे। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल जब इसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है बयान के लिए, तो ये हॉस्टाइल हो जाता है। जब ट्रायल कोर्ट में किसी को प्रस्तुत किया जाता है बयान के लिए, तो अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है, जब किसी गवाह को ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है ट्रायल के दौरान, तो जिसका वो गवाह है जब वो एग्जामिन करता है तो उसको बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। जब अपोजिट काउंसिल उसको एग्जामिन करता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। और फिर से क्रॉस में कही हुई बातों को जब उसका वकील, जिसका वो गवाह है, उसको एग्जामिन करता है, उस उन बातों को एक्सप्लेन करता है, तो उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन, जो कि अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। तो ये जब गवाहों का इस तरह से बयान होता है तो जो उसका भतीजा है, उसकी सगी बहन का बेटा विनोद है, वो हॉस्टाइल हो जाता है। हॉस्टाइल होना मीन्स कि जिसका वो गवाह है उसी के खिलाफ बयान देने लगता है, उसको वो सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं हॉस्टाइल होना। तो जो विनोद है वो हॉस्टाइल हो जाता है। और जो धर्मेंद्र है, उसकी चचेरी बहन का बेटा, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और न ही रीज़न बताया जाता है कि क्यों उसको जो है कोर्ट में बयान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। अब जो आई विटनेस थे, जो चारपाई पे बैठे हुए थे,
एक तो उसकी मदर थी, और एक तो वो उसका बेटा जो मर गया, और तीसरा विनोद जो कि हॉस्टाइल हो गया है, और चौथा धर्मेंद्र जिसका बयान ही नहीं होता है। इनमें से सिर्फ एक यही बचती है, उसकी मदर, जिसका बयान होगा, और बाकी जो आई विटनेस थे जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उसमें से किसी का नहीं होता है, क्योंकि एक हॉस्टाइल हो गया, दो ही बचे रहते हैं, एक हॉस्टाइल हो गया और एक का बयान ही नहीं होता है। तो अब आता है PW3 का बयान, जो इन्फॉर्मेंट है। वो अपने बयान में सारा सब कुछ बताती है, वही बातें कि 4 लोग आए, ये लोग, और लगभग 10 कदम की दूरी से इन्होंने फायर किया, और वो सारा सब कुछ बताती है कि यहाँ से फायर किया ऐसे, और चोट लग गई, और फिर इसको लेकर के गए। तो एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आती है कि जब इसको ट्रायल कोर्ट में इसको एग्जामिन किया जाता है, ये जाती है एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस और एग्जामिनेशन के लिए, तो जब कोर्ट में उस टाइम पे अपीयर होती है, तब ये अपने कपड़े उपड़े भी लेकर के जाती है कि जब वो उसको गोली लगी थी तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तो इसके कपड़े उपड़े सब खून में सन गए थे। और वो कपड़े ये पुलिस ऑफिसर को नहीं दी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने मांगे नहीं, आईओ ने मांगे नहीं। और न ही इस बात को उसने एफआईआर में जिक्र किया इस बात का, ना ही जब 161 का बयान ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस बयान करती है, तो न ही उस बयान में इसने कहा इस बात के बारे में। सीधे जब कोर्ट में अपीयर होती है तभी बताती है। तो कोर्ट थोड़ा इस पे जो है इस बयान पे कोर्ट डाउटफुल हो जाती है कि क्यों इसने ऐसा शुरू में नहीं किया, आप कर रही है। तो जो भी रिकवरी वगैरह हुई रहती है, और वो उसमें भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाता है। तो हाई कोर्ट जो है में जब अपील होती सज़ा के बाद, तो हाई कोर्ट इन सभी बातों को जो है देखती है, तो कहती है कि रिकवरी से रिलेटेड तो प्रोसीजर नहीं फॉलो किए गए हैं, और इसलिए रिकवरी को अगर साइड में कर दिया जाए तो बयान ही बचते हैं। और बयान में जो एक आई विटनेस था वो तो हॉस्टाइल हो गया, और दूसरे का बयान नहीं हुआ, ये यही बचती है, और ये तो इंटरेस्टेड विटनेस है, क्योंकि ये मदर है, ये तो सीधे अपने बेटे के फेवर में ही जो कुछ बोलेगी बोलेगी। लेकिन ये भी है कि इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी बयान को जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन किया जाना चाहिए, और इसको एनालाइज किया जाना चाहिए कि वेदर शी इज़ स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, ये सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है। तो ये देखा जाता है कि जो साइट प्लान तैयार किया गया था, साइट प्लान्स में कि जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ था वो पूरा चित्र बनाया जाता है कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। तो साइट प्लान जो तैयार होता है, ये इसी रानी के इंस्ट्रक्शन पे तैयार किया जाता है, और जो ये बताती है कि गोली यहाँ से चलाई गई और हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तो देखा जाता है तो वो लगभग 10 कदम की दूरी होती है। 10 कदम की दूरी मतलब 15 से 20 फीट की दूरी होती है। और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहती है कि गोली जो है 9 इंच की दूरी से चली हुई है, 7 से 9 इंच की दूरी से चली हुई है। तो जो इसका बयान है कि 15 से 20 फीट की दूरी है, और मेडिकल रिपोर्ट कहती है 7 से 9 इंच की दूरी पे, तो दोनों में कंट्राडिक्शन हो जाता है। ये भी कहीं से जो है डाउटफुल हो जाता है, कोर्ट को लगता है कि ये भी डाउटफुल है। और एक ये भी बात आती है कि जो ये लोग देसी कट्टा लेकर के गए थे, इसमें 315 बोर के 2 थे और 12 बोर के 2 थे, और ये लोग एक एक गोली चलाते हैं, जिसमें से एक गोली इसके बेटे को लगती है और उसकी डेथ होती है। तो ये आता है कि अगर 12 बोर का भी देसी कट्टा चला था, तो जो 12 बोर का देसी कट्टा होता है, तो 12 बोर का जो बंदूक होता है, उसमें जो गोली लगती है, बुलेट होती है, उसमें छर्रे होते हैं। छर्रे अगर निकलते हैं तो आसपास जो लोग बैठे होते हैं उनको भी चोट आ जाती है। जो 315 बोर का बंदूक होता है जिसमें गोली लगती है, उसकी जो गोली होती है वो एक्यूरेसी के साथ जाती है, जिसको मारेंगे उसी को लगेगी, अगल बगल नहीं लगेगी। लेकिन 12 बोर का जो बंदूक होता है उसमें जो गोली लगती है उससे उसको मारेंगे तो अगल बगल के लोगों को भी चोट आ जाती है, क्योंकि उसमें छर्रे होते हैं। तो ये लोग चारपाई पे जब बैठे हुए थे, तो जब 12 बोर का बंदूक चला, तो उसके साथ इन लोगों को भी किसी को न किसी को चोट आनी चाहिए थी, किसी को चोट भी नहीं आई, और न ही छर्रे की रिकवरी हुई। तो इस वजह से भी प्रोसिक्यूशन वर्जन थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। आगे फिर ये भी देखा जाता है कि ये जो इसका बेटा था, ये हिस्ट्री सीटर था, इसके भी अगेंस्ट में कई सारे क्रिमिनल केसेस थे। तो इन सभी बातों पे, और जो एक PW4 था,
वो भी PW3 की ही तरह सेम बयान दे रहा था, लेकिन बाद में निकल कर के आया कि पहले इन लोगों की दुकान आसपास थी, इनके अच्छे संबंध थे। तो कोर्ट इस बात पे भी देखती है कि हो सकता है कि ये लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, तो इसलिए ये बोल सकता है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट थी वो और इसके बयान कंट्राडिक्शन थे, और वो हिस्ट्री सीटर था, और इसकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ था वो रोड साइड में एक दुकान को लगाने के लिए जगह थी, उसी को लेकर के डिस्प्यूट था। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने मारा हो और इन लोगों ने इसी का नाम लगा दिया है। और क्योंकि बहुत सारे कंट्राडिक्शन थे, मेडिकल रिपोर्ट मैच नहीं कर रही थी, इसके बयान अलग आ रहे थे, और जो आई विटनेस था वो भी हॉस्टाइल हो गया था, और एक का बयान नहीं करवाया, किसने नहीं करवाया ये भी रीज़न नहीं बताया। तो इन सब को देखने पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना कंक्लूज़न निकाला उसमें ये कि इतने सारे कंट्राडिक्शन हैं, बयान और मेडिकल रिपोर्ट डिफ़र कर रही है, वो हिस्ट्री सीटर है, और जो गवाह है हॉस्टाइल हो गए हैं, रिकवरी प्रॉपर नहीं, प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया गया है। इन सभी के आधार पे जो दोनों नीलू और राकेश होते हैं, इनको ऑनरेबल हाई कोर्ट एक्विट कर देती है, दोष मुक्त कर देती है। नेक्स्ट कोई जजमेंट हम लोग उठाएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।